जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट है। आप क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन सेट जो है वो है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का। दरअसल यह फॉर्म जो था वो टीचर जो संयुक्त स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो टीचर का जो क्वेश्चन था, ग्रेजुएट लेवल का जो था आपका टीचर का, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है वो सेट था। यह दरअसल एग्ज़ाम जो होना था वो 2016 का ये सेट था, मुख्य रूप से 2016 का। लेकिन अगर इसका एग्ज़ाम देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर 2017 को। 29 अक्टूबर 2017 को यह सेट एग्ज़ाम हुआ था। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, कहीं भी आपको यह क्वेश्चन किसी भी बुक में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे। इसमें टोटल हम बात करें तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आपको खोल के देखने मिलेंगे। हम आज डिस्कस करने वाले हैं 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2017 के ग्रेजुएशन लेवल का टीचर एग्ज़ाम जो हुआ था, टीचिंग एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये सवाल है। और बता दें कि यह सेट हूबहू सेट था और यह सेट जो था वो सेट सी, यानी जिसका सेट सी था उसका ये उसी के आधार पर यह सेट जो वो तैयार किया गया है। तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। आज का पहला सवाल है कि जाड़े मौसम में कौन गीत बिहान साँझ बड़ी प्रेम से लोग गावहत। तो अगर बात करें जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साँझ बड़ी प्रेम से लोग जो है वो गावहत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी घेरा गीत। घेरा गीत इसका सही आंसर हो जाएगा। खोरठा भाषा में पहिल पीएचडी के करवैया हत। तो खोरठा भाषा में अगर पहले पीएचडी करने वाले अगर व्यक्ति देखा जाए कि पहले खोरठा भाषा में पहले पीएचडी करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गजाधर महतो। याद रखेंगे, गजाधर महतो खोरठा भाषा के पहले पीएचडी धारक करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। धनी चल गे ओसाम कहानी के लेखक हत। यानी यहाँ पे पूछा गया कि धनी चल गे ओसाम कहानी के लेखक के हत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.एन. ओहदार। बी.एन. ओहदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे करम पर्व मनवे है ओकरा कहल जा है। तो जो कर्म पर्व मनाया जाता है या जो कर्म पर्व मनाते हैं उसे मुख्य रूप से करमैती कहा जाता है, उसे मुख्य रूप से करमैती कहा जाता है। तो याद रखेंगे, करमैती या करमैतिन उसे कहा जाता है। कर्म पर्व की अगर बात करें तो यह भादो माह के इंजोरिया में एकादशी, जिस दिन एकादशी होता है शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो उसी दिन जो है वो कर्म पर्व मनावल जा है। कर्म पर्व की अगर बात करें तो यह भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक मानल गेल है। आगे चलते अगला सवाल है कि राज्य के बोकारो कमेटी बाटे ले कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज, यहाँ पे राज याद रखेंगे, उन्हीं के नाम पर है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बोकारो कमेटी बाटे कौन सम्मान से सम्मानित करल गेल है। तो वहाँ पे उनको जो सम्मानित किया गया था वो पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो विश्वनाथ दसौंधी राज को बोकारो कमेटी जो है वो खोरठा बोकारो कमेटी, उसमें जो है वो यह सम्मान से सम्मानित किया गया था, पानुरी स्मृति सम्मान से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कब भेल है। तो प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म का अगर आपसे पूछा जाए तो 13 सितंबर 1969 को इनका जन्म हुआ है। तो याद रखेंगे, दिनेश दिनमणि का जन्म 13 सितंबर 1969 को इनका जन्म हुआ था। करम पर्व ककर कथा कहल जाए। तो कर्म पर्व जो है वो ककर कथा कहल जाए। तो कर्म पर्व में कर्मा और धर्मा, यानी कर्म और धर्म, ये दोनों की कहानी जो है वो इसमें मुख्य रूप से कही जाती है। तो याद रखेंगे, कर्मा और धर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि प्रोफेसर शशि कौन काले साहित्यकार लागत। तो प्रोफेसर शशि की अगर बात करें तो यह आधुनिक काल के साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें प्रोफेसर शशि, तो यह जो है वो झारखंड के रांची के विमेंस कॉलेज जो है वहाँ के ये प्रोफेसर के रूप में, विमेंस कॉलेज जो है वहाँ पे प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत हैं। अगला सवाल है कि रूसल पुटूस कविता संग्रह के भूमिका के लिखल हत। तो रूसल पुटूस कविता संग्रह की भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डॉक्टर ए के झा।
ए.के. झा का पूरा नाम है अजीत कुमार झा, याद रखेंगे अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है कि खोरठा साहित्य सदानिक भाषा विज्ञान के लेखक हैं। तो खोरठा साहित्य सदानिक भाषा विज्ञान के लेखक कौन है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा। ए.के. झा ही इन्होंने ही खोरठा साहित्य सदानिक भाषा विज्ञान भी लिखा है। अगला सवाल है कि मंगरा खोरठा दिल्ली कौन वाचक संज्ञा लागे? तो जब भी किसी हमने बोला कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का नाम अगर आपसे देखा जाए तो वो जो है वो व्यक्ति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या है कि खोरठा जो है वो खोरठा एक भाषा का, एक व्यक्तिगत भाषा की बात कर रही है। अगर पूछे कि भाषा क्या है तो भाषा एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे भाषा एक जाति को बता रहा है। लेकिन भाषा में भी अगर बोले कि हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, खोरठा क्या है, नागपुरी क्या है, नागपुरिया क्या है, इस तरह से अगर आपसे पार्टिकुलर किसी भाषा के बारे में पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो खोरठा में इसे व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें मंगरा, तो यह एक व्यक्तिगत नाम है, आदमी का नाम है। अगर आपसे बोले कि लड़का क्या है तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार लड़की की अगर बात करें तो लड़की भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन लड़का में पार्टिकुलर कोई नाम ले ले, रोहन, सोहन, मोहन, मंगरा, बुधना, जो भी इस तरह के नाम अगर आपसे देखने को मिले तो वो जो होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार स्थान में अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई, पटना जो भी है, रांची, ये सब क्या है कि पार्टिकुलर या किसी व्यक्तिगत नाम आपसे पूछा गया है तो ये जो आ जाएगा ये सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा हमने बात कर लिया, जैसे पर्वत, नदी, मानव, मनुष्य हो गया, लड़का, लड़की, औरत, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञा, इसे गोठवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। मुख्य रूप से जहाँ पे एक से अधिक या भीड़ भाड़ का हमको बोध होता है, यानी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला, बाजार, कहीं कोई सम्मेलन हो रहा हो, यदि जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो वैसे जगह को समूहवाचक संज्ञा के रूप में, जैसे सेना हो गया, ठीक है, सेना हो गया, और भी कई ऐसे चीज़ है जहाँ पे कई सारे भीड़ इकट्ठा हो, वैसे को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अगर बात करें भाववाचक संज्ञा, जहाँ से एक भाव उत्पन्न हो, जैसे बचपन, लड़कपन, ऊंचाई, लंबाई, इस तरह का जो शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम नहीं जोड़ सकते हैं, वैसे को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और बचता है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे पानी, दूध, वैसे वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे हम रखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला सवाल है, बाभन नाचे कोरी देखे की लागे। तो बाभन नाचे और कोरी देखे, इसका सही यह एक रूप से कहावत है, यह एक कहावत कहा गया है। यानी एक आदमी काम कर रहा है और दूसरा आदमी जो है वो देख रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका हेल्प नहीं कर रहा है, उसी को कहा गया है कि बाभन नाचे और कोरी देखे। यानी जो बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत बार होता है कि घर के बड़े व्यक्ति जो वो काम कर रहे हैं और छोटे व्यक्ति देख करके थोड़ा सा वहाँ पे बता रहा है या डायरेक्शन दे रहा है कि थोड़ा ऐसे होना चाहिए, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, तो उसी को लेकर ये जो है वो मुख्य रूप से बताया गया है। तो याद रखेंगे यह एक कहावत है, ठीक है। पटतर अगर बात करें तो पटतर जो है वो खोरठा में लोकोक्ति को पटतर कहा जाता है। पटतर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है। सुन कहनी और जान कहनी, सुन कहनी जो है ये जैसे किसी भी लोग पुराने काल के जो भी कहावतें हम सुनते हैं उसको सुन कहनी कहा जाता है। जो पुराने काल से दादा दादी या तो जो बूढ़े बुजुर्ग हमको सुनाते आते हैं उसको सुन कहनी कहा जाता है ना। उसके बाद अगर बात करें पहेली की, तो पहेली 2 प्रकार की होती है। एक जो आसान वे में हम समझ लेते हैं उसे हियाली कहा जाता है, जो आसानी से हम समझ लेते हैं उसको हियाली कहा जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा कठिनाई होता है हमको पहेली समझने में, उसको जो वो फांकी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फांकी। अगर बात करें खोरठा में मुहावरा का, तो मुहावरा को खोरठा में आहना कहा जाता है। खोरठा में मुहावरा को क्या कहा जाता है, तो आहना कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ से कंप्लीट आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अगला सवाल देख लेते हैं
चित्रा रानी खोटा लोक कथा के रचनाकार बतावा। तो चित्रा रानी जो है खोटा लोक कथा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक जिनको उपनाम है मानिक, मानिक उपनाम से जाना जाता है, इनको मानिक उपनाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे चित्तरंजन महतो का उपनाम है चित्रा, तो कई बार लेखक के या रचनाकार के उपनाम से आपसे सवाल जो वो पूछा जाता है कि इनके उपनाम जो क्या है, या तो चित्रा उपनाम से कौन जाने जाते हैं, मानिक उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एके झा को झारपात कहा जाता है, एके झा को झारपात के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कवि जयदेव झूमर के रचनाकार के लागत। तो कवि जयदेव झूमर के रचनाकार के लागत, तो इसका सही आंसर होगा शेखर गंगवार। शेखर गंगवार इसका सही आंसर हो जाएगा। सैतल साड़ा केकर कविता संग्रह है? तो सैतल साड़ा अगर बात करें तो यह जो है वो कृष्णचंद्र दास आला की प्रमुख कविता संग्रह है। तो कृष्णचंद्र दास इनका भी उपनाम जो वो आला है, तो कई बार पूछा जाता है कि आला उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो कृष्णचंद्र दास को आला कहा जाता है। जब भी आप किसी का नाम पढ़ें, किसी साहित्यकार का, कवि का, तो उनका पूरा नाम पढ़ें ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को उपयोग करते करते धीरे धीरे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाता है, फिर उसको चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर आप किसी एक टेबल के रूप में सभी को रटने के लिए बैठ जाएंगे तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकता है, लेकिन नाम के साथ आप बार बार इन चीज़ों को दोहराते चलें, बार बार लेते चलें, आपको आसानी से ये सारे चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागत। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक ए.के. झा है। तो याद रखें कि अजीत कुमार झा, ए.के. झा इन्हीं खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ए.के. झा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बी.एन. ओहदार का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है। भोगनाथ ओहदार इनको पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सावन भादो के महीना में गावे जाए वाला लोकगीत कौन है? तो सावन भादो महीना में जो गावे वाला गीत है उसे कहा जाता है खास पेलिया। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खास पेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दीनमणि जी का मायक नाम बतावा। तो दिनेश दीनमणि जी के माता का नाम क्या है, यह आपसे सवाल में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा फूलू देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसरल शब्द के उल्टा शब्द लागे। तो पसरल का अर्थ होता है यानी फैला हुआ। तो अगर बात करें इसको उल्टा अगर बात करें तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो होगा ढुम्बा। तो खोटा में ये शब्द है, खोटा शब्दावली है, थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बौड़ तो हो गया बड़ा का अर्थ, यानी यहाँ पे बड़ा का बात कर रहा है, और छोट हो गया छोटा। पसरल यानी फैला हुआ, और ढुम्बा यानी समतल या सैतल जिसको बोलते हैं। खोटा में इसे सैतल भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसे सैतल भी कहा जाता है, सैतल भी कहा जाता है। तो खोटा में सैतल या ढुम्बा, जबकि पसरल हो गया यानी फैला हुआ। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि नाता बतवैया अव्यय के कतना भागे बांटल जाय पारे। तो नाता बतवैया अव्यय के केते भागे बांटल जाय पारे। तो यह दरअसल जो है वो सवाल जो है वो JSSC के द्वारा थोड़ा सा स्टार मार्क किया गया था। आपको इसका कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि नाता बतवैया जो नाता बताने के लिए जो अव्यय है उसके कितना भाग बांटल जा पा रहे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं और अव्यय किसे कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद हैं, और नाता बतवैया अव्यय जो होता है, जिसको नाता बताने के लिए अव्यय का प्रयोग किया जाता है, उसको कितना भागों में हम बांट सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय कितना रकम में पावल जा है। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो मुख्य रूप से चार रकम के पावल जा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 4 प्रकार के। दो पहला जॉनरा कहानी के लेखक के लागत। दो पहला जॉनरा यहाँ से पूछा गया है कि यह जो वो किस कहानी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह सोंध माटी से यह लिया गया कहानी है। तो याद रखेंगे सोंध माटी जो है यह विनोद कुमार की काफ़ी कह सकते हैं कि चर्चित कहानी संग्रह है, जो कि उसी से एक संबंधित, इसमें टोटल 10 कहानी पढ़ना है, उसमें से एक आपका कहानी है दो पहला जॉनरा।
तो ये भी कहानी जो है वो इसी सोंध माटी से लिया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विनोद कुमार। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा और कब मिलल है। तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान यह कई बार सवाल जो है वो रिपीटेड सवाल है और लगभग एग्जाम में यह सवाल जो वो पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि श्रीनिवास पानुरी जो है वो खोरठा के सबसे दिग्गज व्यक्तित्व और एक स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनिवास स्मृति सम्मान जो वो सबसे पहले जो मिला था वो महेश गोलवार को मिला था और यह कब मिला था, तो 1988 में उनको यह सम्मान जो वो दिया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि खोरठा और सदानिक छंद रस अलंकार किताबें लेखक के हैं। तो खोरठा और सदानिक छंद रस अलंकार किताबें लेखक अगर पूछा जाए तो A.K. झा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी A.K. झा। अगला सवाल है कि जे शब्द पहले जोड़ल जाए तकरा कहल जा है। तो जे शब्द से पहले जोड़ल जा है ओकरा की कहल जा है, तो तकरा कहल जा है उपसर्ग। ओकरा कहल जा है उपसर्ग। और जे शब्द के पाछू जोड़ल जा है यानी बाद में जोड़ल जा है ओकरा कहल जा है प्रत्यय। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम इस तरह से प्रत्यय, इसको बोला जाता है प्रत्यय, ठीक ना। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जल्द ही हम इसमें पूरा संपूर्ण जो है वो टोटल खोरठा ग्रामर का एक एक करके कंप्लीट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। उस पर काम चल रहा है, जल्द ही हम उस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो इसमें लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम के पहले टोटल खोरठा ग्रामर का कंप्लीट वीडियो इसमें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप निश्चय ही इस चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, निश्चय ही यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आने वाला है आगे चल के। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डॉक्टर B.N. ओहदार कर कहानी है। तो डॉक्टर B.N. ओहदार के इकर में कौन कहानी है, धोखा, कुसुमी, काछिम या छुगु काका। तो अगर में सही आंसर हो तो काछिम जो है वो B.N. ओहदार कर कहानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि दिनेश दिनमणि कौन कॉलेज के प्रोफेसर लागत। तो दिनेश दिनमणि कौन कॉलेज के प्रोफेसर लागत। तो इसका सही आंसर होगा RTC कॉलेज और मांझी। RTC कॉलेज और मांझी में ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी RTC कॉलेज और मांझी। अगला सवाल देख लेते हैं कि गीतांजलि के खोरठा अनुवाद के करलहत। तो गीतांजलि के खोरठा में अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया है, यह भी सवाल जो है वो कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मनमोहन पाठक। मनमोहन पाठक के द्वारा ही गीतांजलि का खोरठा में अनुवाद किया गया है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि पानुरी जी मरण बच्छर बतावा, यानी श्रीनिवास पानुरी जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपको याद रखना है 7 अक्टूबर 1986 को। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ था, जबकि इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था तो 25 दिसंबर 1920 को। यही कारण है कि 25 दिसंबर को हर वर्ष 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे खोरठा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। जैसे झारखंड राज्य स्थापना दिवस हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी के जन्म के शुभ अवसर पर, क्योंकि उनका भी जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जिनके कारण से हर वर्ष 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस और उसी दिन जो वो झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि शेख भिखारी जीवनी के लिखल है। तो शेख भिखारी जीवनी आपको कई सारी जीवनियाँ पढ़ना है, जिसमें से अगर पूछा जाए कि अगर शेख भिखारी जीवनी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा यह जीवनी जो है वो लिखा गया है शेख भिखारी जी के ऊपर। अगला सवाल है कि पानुरी जी पहिल एकल खोरठा छपल संकलन बतावा। तो पानुरी जी के पहिल एकल खोरठा छपल संकलन बतावा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बाल किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक में कई गो खांधा है, यानी डाह नाटक को कितने खंडों में जो वो बांटा गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी
तीन खंडों में जो वो बांटा गया है। डाह नाटक की अगर रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, सुकुमार के द्वारा लिखा गया है डाह नाटक। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 खंडों में, यानी 3 गो खंधा में बांटल है। अगला सवाल है कि दीदी जी कहानी के लिखल हत। तो दीदी जी जो कहानी है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंचम महतो के द्वारा। पंचम महतो के द्वारा ही जो है वो दीदी जी कहानी जो है वो लिखा गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पंचम महतो। इसका राइट आंसर होगा पंचम महतो। एगो चिट्ठी काकर पत्र साहित्य है। तो एगो चिट्ठी यह ककर पत्र साहित्य है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए.के. झा। ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया है एगो चिट्ठी। अगला सवाल है कि पानुरी जी का मायक नाम बतावा। तो पानुरी जी का, श्रीनिवास पानुरी जी के माता जी का नाम क्या है? तो यहाँ से कई तरह के सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दुखनी देवी। दुखनी देवी जो है वो पानुरी जी के माता जी का नाम था। पैंचा कर समान शब्द लागे, पैंचा कर समान शब्द लागे। तो पैंचा का अर्थ होता है यहाँ पे पैंचा लेना, यानी किसी से उधार लेना, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि किसी से बाकी या उधार लेना, उसी को कहा जाता है, जिसको हम कर्ज के रूप में कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्जा कहते हैं, है ना। तो जिससे किसी व्यक्ति से हमने एक पैंचा लिया या कर्जा, उसको कर्जा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्जा। जे जनिक छुआ नाय हवो है ओकरा कहल जा है। तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बांझी। बांझी या तो फिर बांझिन, बांझिन कई जगह पे क्योंकि आप सभी को पता है कि जिनके बच्चा नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो बांझिन कहा जाता है। जिनके पति नहीं होते हैं उनको रांड कहा जाता है, जिनकी पत्नी नहीं होती है उसे रंडुआ कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इन तीनों को। अगला सवाल है कि भगजोगनी के बापेक नाम बतावा। तो भगजोगनी के बापेक नाम की हल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुदरा। कुदरा इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाल काव्य कविता पुराण के लिखल है। तो बाल काव्य कविता पुराण के लिखल है, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए.के. झा। ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है बाल काव्य कविता पुराण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कहनी कहानी के लिखल है। तो कहनी कहानी के लिखल है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ए.के. झा के द्वारा यह लिखा गया है। दिनमणि जी प्राचीन काल की नामे डाकहत। तो दिनमणि जी को, दिनेश दिनमणि जी को प्राचीन काल में की नामे से डाकहत, यानी इसको किस नाम से बुला गया था? तो बीज जौपन इसका सही आंसर हो जाएगा। बीज जौपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीज जौपन। अगला सवाल है कि खोरठा आधुनिक काल के कवि लागत। तो खोरठा के आधुनिक काल के कवि अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिनेश दिनमणि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दलेल सिंह अगर बात करें तो खोरठा के सबसे प्राचीन कवियों में से एक माने जाते हैं। कवि सबसे प्राचीन साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं राजा दलेल सिंह को। और यह जो वो रामगढ़ के राजा थे, इनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा चर्चित रचना माना जाता है वो शिव सागर जो वो इनकी चर्चित रचना मानी जाती है। जबकि तितकी राय, चामू कुमार, ये सभी जो वो प्राचीन काल के खोरठा के साहित्य कवि या साहित्यकार माने जाते हैं। जबकि दिनेश दिनमणि जो है यह आधुनिक काल के रचना या कवि माने जाते हैं। दिनमणि जी के मते खोरठा साहित्य के कई गो काल विभाजन करल है। तो दिनेश दिनमणि जी के मत से खोरठा साहित्य के कई गो काल विभाजन करल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा 3 गो काल विभाजन करल गेल है। जैसे प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और फिर हो जाएगा आधुनिक काल। ये 3 कालों में जो है वो 3 कालखंडों में इनको बांटा गया है खोरठा साहित्य को। तो याद रखेंगे इस प्रकार से इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा है। राजजी कविता संग्रह वेदना के पंख कहाँ से छपल रहे? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी की कविता संग्रह है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ पूछा जा सकता है कि वेदना के पंख जो कविता संग्रह है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। कई बार पूछा जाता है कि राज जो है यह किनका उपनाम है? तो याद रखेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज, उनका पूरा नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो उन्हीं को राज उपनाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि वेदना के पंख जो कविता संग्रह था यह कहाँ से प्रकाश या कहाँ से छपल रहे, यानी यह छपा था वो कहाँ से छपल था, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आगरा से इसका सही आंसर हो जाएगा। सोंध माटी में कई गो कहानी शामिल है।
तो सोंध माटी में अगर कुल कहानियों की संख्या अगर बात करें तो 10 कहानी है। इसके पहले हमने बात कर लिया है इसके बारे में। 10 कहानी इसमें जो है वो टोटल पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप जरूर ध्यान रखेंगे कि सोंध माटी में कुल कितनी कहानियाँ हैं, तो 10 कहानी इसमें पढ़ना है। विनोद कुमार की यह काफ़ी चर्चित कहानी संग्रह जो वो माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, खोरठांचल के लोक कथा के कौन नाम से जानल जा है। तो खोरठांचल के लोक कथा में कौन नाम से जानल जा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सुन कहानी, सुन कथा, कहानी या फिर ज्ञान कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कहानी। कहानी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पानुरी जी गृहस्थी चलवे खातिर कौन दुकान खोलल रहत। तो आप सभी को पता है कि पानुरी जी जब घर गृहस्थी चलाने के लिए जब उनके पास कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करके आज वो भले एक दिग्गज व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्होंने कई सारा संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बावजूद इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो उसको लेकर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो वो पान गुमटी जो है वो खोले थे और पान बेचने का कार्य भी ये करते थे अपने जीवन यापन के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यह आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है। शिवनाथ परमानी जी की लिखल कविता लागय। तो इसमें से शिवनाथ परमानी जी की लिखल कविता कौन लागय। सांप और बेंग, भूतेक डर, मानुस और मेढ़ या फिर सुन रे मानुस। तो इसका जो वो सही आंसर होगा मानुस और मेढ़। मानुस और मेढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे मानुस और मेढ़ जो है यह कविता लिखल है शिवनाथ परमानी जी के। अगला सवाल है कि सुकुमार कर लिखल कविता है। तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया कविता इसमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा खंगटल घर। खंगटल घर इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दामोदरे कोरा या शिवनाथ परमानी की कविता आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर दामोदरे कोरा जो वो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। अब धरबो लुवाठी, अब धरबो लुवाठी यह भी जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है, यह सिराजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है अब धरबो लुवाठी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। धनिक गरीब कैसन कथा है। तो धनिक गरीब जो है वो कैसन कथा है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सामाजिक। धनिक गरीब जो है वो कैसन कथा है, तो यह एक सामाजिक कथा है। खोठा सदानी मोटा मोटी कतना रकमेक वाक्य मिले है। तो खोठा सदानी मोटा मोटी कतना रकमेक वाक्य जो है वो मिला है, तो इसका सही आंसर होगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुल 8 रकमे के वाक्य मिला है। हरियरे हरियर कहानी केकर रचना लागय। हरियरे हरियर, हरियरे हरियर जो कहानी है वह किसके द्वारा लिखा गया कहानी है, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा यह लिखा गया है हरियरे हरियर। यह पहले पीएचडी या खोरठा के पहले पीएचडी धारक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोबर माटी दिए की लागय। गोबर माटी दिए इसका जो वो यह एक किस प्रकार की विधा है, तो यह एक मुहावरा है। गोबर माटी दिए इसका सही आंसर होगा, यह एक मुहावरा है, यह एक मुहावरा है। अगला सवाल है कि जाड़ कविता के लेखक के है। तो जाड़ कविता जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डॉक्टर BN ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार जो वो जाड़ कविता के लेखक हैं। एक सुपर गीतकार और सुपर कवि केकरा कहल है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों रूप में एक सुपर गीतकार यानी गीत भी लिखना है और सुपर कवि भी केकरा कहल गेल है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा शिवनाथ परमाणिक यानी ऑप्शन बी, जो इनको एक सुपर गीतकार भी माना जाता है, यानी सुपर गीतकार भी माना जाता है और साथ ही साथ कवि भी माना गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा शिवनाथ परमाणिक। और साथ ही साथ कई बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जो है वो एक खोरठा साहित्यकार जो है वो मौसम वैज्ञानिक है, तो AK झा का नाम आता है इसमें। ऐसे सवाल भी कई बार आपसे पूछे गए हैं कि इनमें से कौन से एक खोरठा के साहित्यकार जो वो मौसम वैज्ञानिक से मौसम विज्ञान से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। AK झा उनका नाम याद रखना है। शिवनाथ परमानी के बाप एक नाम बतावा। तो जब भी कोई रचनाकार या साहित्यकार के बारे में आप याद रखें तो सबसे पहले तो उनके जो मूल चीज़ है उन चीज़ों को जरूर आप याद रखें। सबसे पहले उनका जन्म स्थान आपको याद रखना है, कहाँ पे जन्म हुआ था, यानी झारखंड के किस जिले में या कहाँ पे उनका जो वो जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में,
उनको जो प्रमुख सम्मान मिला है वो आपको याद रखना है। जो भी प्रमुख सम्मान मिला है ये आपको कम से कम याद रखना है। उनके द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख रचनाएं जो भी हो, कहानी हो, या नाटक हो या उपन्यास हो, जो भी हो, कविता हो, तो उनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखना है। और अंत में उनका अगर वो रचनाकार या साहित्यकार का निधन हो गया है तो उनका निधन कब हुआ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी रचनाकार या साहित्यकार के बारे में आपको कम से कम इन 7-8 पॉइंट को कम से कम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जन्म, दूसरा उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उसके बाद उनके द्वारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो याद आपको रखना है, 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट आपके याद रखना कि उनके द्वारा कौन सा सम्मान जो वो प्राप्त हुआ है वो चीज़। अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं तो वह किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचनाएं जो भी है, और अगर उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी चीज़ जो वो किसी भी साहित्यकार या रचनाकार के बारे में आपको या किसी भी कवि के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, खोरठा पत्रिका जनक केकरा मानल गेल है। तो खोरठा पत्रिका जनक जो है वो केकरा मानल गेल है। तो अगर बात करें यह सवाल को तो 17 का 57 क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी श्रीनिवास पानुरे। खोरठा पत्रिका जनक जो है वो कहल गेल है श्रीनिवास पानुरे के। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दसौंधी राज्य की कहानी महुआ कौन पखवाड़ी पत्रिका है छपल हल। तो दसौंधी राज जी के कहानी जो है वो महुआ। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि महुआ जो कहानी है यह लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। यह कौन पखवाड़ी पत्रिकाएं छपल हल। तो यह जो छपा था वो किस पखवाड़ी यानी पख होता है, यानी 15 दिन का एक पख होता है, उसी को पखवाड़ी कहा जाता है। एक महीने 30 दिन का मंथ होता है, उसमें 2 भागों में बांट दीजिए, 15 दिन का एक पख और दूसरा जो होता है 15 दिन का एक पख। पहले पख को कहा जाता है शुक्ल पक्ष और दूसरे को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। तो ये 2 पक्षों में बटा होता है, यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यानी यह पत्रिका था वो 15 दिन में 15 दिन में छपता था, यानी एक महीने में ये पत्रिका 2 बार छपता होगा, है ना। तो इसके बारे में पूछा गया कि किस पत्रिका पखवाड़ी पत्रिका में जो वो छपा था महुआ जो है कहानी विश्वनाथ दसौंधी राज का। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा खोरठा। खोरठा जो है वो पखवाड़ी पत्रिका था, उसी में जो वो यह छपा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का क्वेश्चन नंबर जो आंसर हो जाएगा सी। बोनेक बोल किताबें संपादन के करल है। तो बोनेक बोल किताबें जो वो संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा रमनिका गुप्ता। रमनिका गुप्ता इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। झा जी के बापे का नाम की है। तो ए.के. झा जी के पिता का नाम जो वो लक्ष्मी नारायण झा है। लक्ष्मी नारायण झा इनके पिता का नाम है। ये आपको ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि रूसल पुटूस कविता का रचनाकार है। तो रूसल पुटूस कविता के जो रचनाकार हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा गिरधारी गोस्वामी। गिरधारी गोस्वामी के द्वारा ही रूसल पुटूस कविता के रचनाकार यही हैं। ऊ बड़ी तेज है, वाक्य सर्वनाम बतावा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सर्वनाम, इसमें से ये जो सेंटेंस आपको लिखा गया पूरा, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो है वो सर्वनाम कौन सा है। तो ऊ जो है कौन सी है, ऊ जो है वो क्या है, ऊ यहाँ पे सर्वनाम की बात की गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जैसे अगर बोलते हैं कि राम बड़ी तेज है या तो श्याम बड़ी तेज है, मंगरा बड़ी तेज है, तो मंगरा, श्याम, मोहन, रोहन, ये सब क्या है, ये सब जो वो संज्ञा वर्ड है। ये सारा क्या है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के बदले में हमने यहाँ क्या किसका प्रयोग किया, ऊ बड़ी तेज है। तो ऊ यहाँ पे संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तेज अगर बात करें तो तेज जो उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन बड़ी तेज है या क्रिया विशेषण है ना। बड़ी जो वो क्या है, क्रिया विशेषण है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, तो है जो वो सहायक क्रिया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि खोरठा भीष्म पितामह ककरा कहल हथिन। तो खोरठा के भीष्म पितामह जो वो श्रीनिवास पानुरे जी को माना जाता है। खोरठा के भीष्म पितामह, उसके अलावे खोरठा के नागा अर्जुन भी कहा जाता है, नागा अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो खोरठा के वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी जो वो नाम जो इनको श्रीनिवास पानुरे जी को कहा जाता है, ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि खोरठा गद्य साहित्य के जनक है। तो खोरठा गद्य साहित्य के जनक है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर होगा लोक कथा, जो वो खोरठा साहित्य का जो वो जनक कहा जाता है लोक कथा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि फटीक चंद्र झा कर लिखल कविता है। तो फटीक चंद्र झा कर लिखल कविता कौन है।
तो फटीक चंद्र झा के लिखल कविता जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तितकी। तितकी जो है वो फटीक चंद्र झा के द्वारा लिखल कविता है। कार्तिक से फागुन तक कौन गीत गावल जा है? तो फागुन से लेकर जो कार्तिक से लेकर फागुन तक जो गीत गाया जाता है उसे किस गीत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? रंग भदरिया, गोलारी, रसधारी या फिर भटियाली? आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कार्तिक से फागुन तक जो गाया जाने वाला गीत है, गीत गावल जा है, ओकरा की कहल जा है। ऑप्शन में बताएंगे। इसके अलावे अगर फागुन में आपको कोई और गीत का नाम अगर आपको याद आ रहा है जो फागुन के महीने में गाया जाता है, उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वह कौन सा गीत है जो फागुन महीने में जो वो गाया जाता है, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उबार कहानी कौन किताब से लेल गेल है? तो उबार कहानी जो है वो यह किस कहानी से लिया गया है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सौंठ माटी से। सौंठ माटी डॉक्टर विनोद कुमार की जो कहानी संग्रह है, जिसमें टोटल 10 कहानी पढ़ना है, उसमें से जो है वो उबार भी एक कहानी है। ये आपको ध्यान रखना है। यह जो वो सौंठ माटी से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है सौंठ माटी के? तो हो जाएगा विनोद कुमार। विनोद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लेखक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है खोठा के व्यंजन वर्ण के संख्या कितना है? तो खोठा के व्यंजन वर्ण के संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि 29 इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 29 जो है इसमें व्यंजन वर्ण की संख्या खोठा में जो है वो देखने को मिलता है। और स्वर वर्ण की अगर बात करें तो स्वर वर्ण अगर टोटल बात करें तो खोठा में 8 देखने को मिलता है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कई जगह पे यह संख्या जो वो 27 भी मिलेगा, कई जगह पे यह संख्या 27 मिलेगा, कई जगह पे 29 मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ आप थोड़ा सा देख लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 27 और 29 दोनों, तो 27 इसका ज़्यादा अच्छा आंसर होता है और 8 जो है वो स्वर वर्ण होता है। टोटल 35 जो है वो देखने को मिलता है। कई जगह पे कहीं कहीं पे आपको 37 मिलेगा। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। जैसे खोठा में 4 जो है वो वर्ण जो वो अलग अलग माना जाता है, जैसे नह, मह, रह और लह। ये 4 चीज़ जो है वो अलग अलग से ये काउंट कई सारे ऐसे साहित्यकार, खोठा के साहित्यकार हैं जो मानते हैं इन 4 को अलग से जोड़ते हैं। कई लोग जो इन चारों को नहीं जोड़ते हैं। ये भी आपको याद रखना है। NH, MH, RH और LH, ये 4 को जो वो अलग से वो काउंट करते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। तो कई जगह पे कुछ जगहों पे अलग अलग आपको मिलते हैं। वहीं अगर बात करें खोठा स्वर वर्ण की कि कौन कौन से स्वर वर्ण है, तो हो गया अ, अमिया अ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ये जो है वो 8 स्वर वर्ण है खोठा के जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें खोठा लिखने में, तो खोठा लिखने में दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये दोनों का प्रयोग जो वो नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्वर वर्ण में भले काउंट होता है, लेकिन लिखने में जो है वो खोठा लिखने में इन दोनों का प्रयोग जो है वो दीर्घ का प्रयोग नहीं किया जाता है। दीर्घ ई का और दीर्घ उ का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे 8 ही क्यों और 4 क्यों छोड़ दिया गया है? जैसे एक छोड़ा गया है अय, तो अय जो है इसके जगह पे जो है वो खोठा में अ और ई जोड़ करके ई, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ई का इसका प्रयोग नहीं होता है, ह्रस्व का प्रयोग होता है। यहाँ पे दीर्घ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है वो अई जोड़ करके इसको लिखा जाता है। और एक होता है औ, तो औ को जो है वो इसमें अ और उ इसको जो है लिखा जाता है। इस प्रकार से खोठा में चेंज करके यहाँ पे लिखा जाता है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अय और औ को जो है वो इस रूप में चेंज करके इसको लिखा जाता है। अगर बात करें हम कि अगर एक दो शब्द अगर हम लिखें, जैसे एक शब्द हमने लिखा औरत, तो औरत को खोठा में अगर लिखेंगे तो खोठा में यह गलत माना जाता है। खोठा में औरत को हम इस प्रकार लिखते हैं, है ना। अगर खोठा में लिखे ऐनक, ऐनक अगर लिखे तो खोठा में ऐनक इस तरह से लिखेंगे। ये खोठा में जो वो सही है, जबकि ये खोठा में गलत है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि खोठा में अंग और अह, इन दोनों का भी प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है। ये भी दोनों चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आग और धुआं कहानी के लेखक के लागत।
तो आग और धुआं, इसके लेखक जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि इसका सही आंसर होगा। डाह शब्द एक सही अर्थ किए गए, तो डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं कि विराट और जग्गा कौन नाटक के पात्र लागत? तो जो विराट और जग्गा जो है यह किस नाटक के पात्र है? तो यह जो है वो डाह नाटक के पात्र है, डाह नाटक के पात्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर कुमारी शशिक बापेक नाम बतावा। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे खोटा साहित्यकार हैं या कवि हैं जिनके पिताजी का नाम या माता का नाम यहाँ से कई बार सवाल जो या तो जन्म तिथि उनका या तो उनका जन्म जो वो कहाँ पे हुआ है, इस तरह के सवाल कई सारे सवाल देख चुके हैं। तो इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोफेसर कुमारी शशिक बापेक नाम किया है, तो रामेश्वर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा कहानी कुसमी के लेखक लागत। तो कुसमी यहाँ पे जो खोटा कहानी है इसके लेखक के हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी श्रीनिवास पानोरे जी। श्रीनिवास पानोरे के द्वारा ही खोटा कहानी कुसमी जो है वो लिखा गया है। खोटा कौन भाषा परिवार में आवो है? तो आप सभी को पता है कि खोटा जो वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला सवाल है कि हिया खोटा हिया कहानी के रचनाकार के लागत। तो खोटा हिया कहानी के रचनाकार के है, तो इसका सही आंसर होगा भूषण राम विश्वकर्मा। भूषण राम विश्वकर्मा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दिनेश दिनमणि जी की कहानी बतावा। तो एक में लिखल 4 कहानी है, 4 कहानी में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कहानी जो है वो लिखा गया है दिनेश दिनमणि के द्वारा। तो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया, अगर यहाँ पे कहानी देखें तो पगली मोर गेली। पगली मोर गेली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। पगली मोर गेली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतवैया के कहल जा है। तो संज्ञा व सर्वनाम के जो गुण और दोष बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विशेषण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ज्ञ और छ के बदले खोटा में की लिखल जा है। तो ज्ञ के की लिखल जाए तो गी लिखल जाए, और छ जो कि छ के आधा च और छ, या तो फिर कई जगह पे आपको आधा क और ख लिखल जाता है, या तो फिर इस तरह से जो वो लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा परीक्षा, तो परीक्षा ये आपको देखने में लगता होगा ये परीक्षा सही है, लेकिन खोटा में ये परीक्षा गलत होता है। खोटा में परीक्षा अगर लिखना हो तो आधा च छमें छ ये सही होगा, या तो फिर परीक्षा लिख सकते हैं, आधा क और ख लिख सकते हैं, और ज्ञ के जगह पे गी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे विज्ञान, एक शब्द हमने लिखा विज्ञान, तो विज्ञान जो वो ये हिंदी के लिए तो सही है लेकिन खोटा के लिए गलत है। खोटा के लिए इसको लिखा जाता है विज्ञान। क्या लिखा जाता है? विज्ञान। इसको इस तरह से लिखा जाता है, या तो फिर यहाँ पे अंतस्या या का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतस्या या बीच में जो होता है जब होता है तब यह अ के रूप में चेंज हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोहराय पर्व में ककर कथा सुनत। तो सोहराय पर्व में ककर कथा सुनत, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फुचू आर फुदनी। फुचू आर फुदनी जो सोहराय पर्व जो है वो ककर कथा सुनत, तो एक सही आंसर हो जाएगा फुचू आर फुदनी। इसका जो है वो सही आंसर होगा। हो सकता है कि यह सवाल आपसे थोड़ा नया सवाल है, हो सकता है कि आपसे सवाल यह रिपीट कर सकता है, इसलिए यह सवाल आपके लिए जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन सवालों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि एके झाकर लिखल गद्य भाग बतावा। मुड़फुचका, तिलका मांझी, फूल या एगो चिट्ठी। इसमें से कौन जो है वो लिखा गया गद्य भाग है वो है एके झा का। तो एगो चिट्ठी ये पहले पूछा गया था कि एगो चिट्ठी के रचनाकार कौन है या के लिखल है, तो एके झा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा करके पूछ दिया यही सवाल को, यानी एक सवाल आपने किया था तो वहाँ से 2 सवाल आपके बन रहे हैं। एके झाकर लिखल गद्य भाग बतावा, तो यह इसका सही आंसर होगा एगो चिट्ठी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दसौंधी राज्य नाटक अजगर में समाज के देखवेक मुख्य विषय की है। तो दसौंधी राज्य जी के नाटक अजगर जो यहाँ पे बताया गया है वो मुख्य रूप से जो दिखाया गया है, मुख्य रूप से जो कटाक्ष किया गया है वो शोषण और भ्रष्टाचार पर यह जो वो फोकस किया गया है। यह मुख्य विषय जो दर्शाया गया है वह शोषण और भ्रष्टाचार। जो यहाँ पे अजगर बताया गया है वो यहाँ पे मानव रूपी जो शोषण करता है या शोषणकारी जो या भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको जो यहाँ पे अजगर बताया गया है, जो यानी गरीबों को ऊपर शोषण करके या तो कह सकते हैं कि उसको निगल जा रहे हैं और वो डकार तक नहीं ले रहे हैं।
तो उन्हीं के ऊपर यह जो वो मुख्य रूप से जो यह कटाक्ष किया गया है। याद रखेंगे दशौंधी राज्य के नाटक जो प्रमुख नाटक है अजगर, जो काफ़ी चर्चित नाटक है और JSSC CGL के यह सिलेबस में भी आपको दिया गया है, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना भी है। तो कई ऐसे चीज़ हैं जो आप देख रहे होंगे कि कॉमन पार्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है पूछा हुआ टीचर एग्जाम का, तो ये सारा चीज़ हम पहले बता दिए हैं कि टीचर का ये सिलेबस है, लेकिन ये आपको और भी एग्जाम्स में JSSC के और भी एग्जाम्स में ये काम आ सकता है। आगे चलते हैं अगले सवाल को। श्याम सुंदर महतो कहाँ का रवैया लागत? तो श्याम सुंदर महतो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ के रवैया लागत, तो खेसमी धनबाद इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो खेसमी अगर नहीं भी याद हो तो धनबाद कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए। श्याम सुंदर महतो आप याद रखेंगे, धनबाद कम से कम आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है अन उपसर्ग से बनल शब्द बतावा। तो अन शब्द अन उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो स्वाभाविक बात है कि शब्द के आगू में उपयोग हुआ होगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है उसको तो प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा शब्द हमको दिख रहा है जिसमें अन जो है वो पहले प्रयोग हुआ है, अन ठेकान। तो अन ठेकान में अन जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो उपसर्ग जो वो यहाँ पे पहले प्रयोग होता है, तो अन ठेकान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब न रहा पटायल कविता के रचनाकार के लागत। तो अब न रहा पटायल कविता के रचनाकार के लागत, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गजाधर महतो प्रभाकर जो है अब न रहा पटायल, यहाँ पे इनका जो लिखा गया कविता है वो गजाधर महतो की कविता है। अगला सवाल है कि शीतकालीन खोरठा लोकगीत मुख्य है। तो शीतकालीन खोरठा लोकगीत मुख्य है, तो इसका सही आंसर होगा दोहा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत के लिखलत। तो नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है, नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है वो BN औदार के द्वारा लिखा गया है, BN औदार जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। झा जी के मते दसौंधी राज कौन काले कवि लागत। तो AK झा जी के द्वारा दसौंधी राज जो वो कौन काले कवि लागत। तो इसमें भी थोड़ा सा कई अलग अलग जो साहित्यकार है वो अपना अपना अलग अलग मत और अलग अलग थोड़ा विचार यहाँ पे मतभेद देखने को मिलता है, इसलिए कन्फर्म यहाँ पे किसी को आप सही और गलत नहीं ठहरा सकते। जब तक आप उस चीज़ के बारे में आप अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ें तब तक आप किसी को उतने आसानी से नहीं बोल दें कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि अलग अलग साहित्यकार ने अलग अलग विचार अपना दिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो AK झा ने बताया जो दसौंधी राज कौन काले कवि है, तो यहाँ पे बताया गया कि मध्यकाले के कवि लगे। खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप कई गो है। तो खोरठा भाषा के क्षेत्रीय रूप जो है वो यहाँ पे 6 है, जबकि AK झा ने कुल 2 क्षेत्रीय भाषा को बताया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि अगर AK झा के द्वारा खोरठा भाषा क्षेत्रीय रूप के विभाजन कई क्षेत्र में करल गया है तो 2 क्षेत्र में, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जनरल जो ज़्यादातर लोगों ने जो मान्यता प्राप्त दिया है वो दिया है मान्यता 6 क्षेत्रों में, जैसे गोलवारी हो गया, सिखरिया हो गया, खास पहलिया हो गया, पार नदिया हो गया, संथाल परगनिया हो गया। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल जो वो पूछा गया है कि खोरठा में विरह गीत के की कहल जा है। तो खोरठा में जो विरह गीत है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उदासी। याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उदासी कहा जाता है। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर की कहानी है। तो महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर की कहानी जो है वो है ऋण शोध इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सौंध माटी विनोद कुमार जी के लिखल संग्रह लागे। तो सौंध माटी जो है विनोद कुमार जी के लिखल संग्रह जो है वो किस प्रकार की संग्रह है, किस प्रकार का संग्रह है। कहानी और जीवनी, कविता और निबंध, या तो होगा नहीं तो ये तो गलत है। कहानी और कविता, कहानी और निबंध, तो ये आपको बताना है कि यह जो वो किस प्रकार की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कहानी और कविता। कहानी और कविता जो वो सौंध माटी जो है वो विनोद कुमार जी के लिखल संग्रह लागे। आज़ादी गीत नामक कविता कौन किताब से लेल गेल है। तो आज़ादी गीत यह किस कविता जो वो लिखा गया है वह कौन किताब से लिया गया है। फरीश डहर, सौंध माटी, नचनी काकी या फिर कविता पुराण। तो इसका जो वो सही आंसर होगा सौंध माटी से ही लिया गया है। लेकिन हमको क्या है कि जब आप JSSC CGL में देखते होंगे तो JSSC CGL जो है, JSSC CGL में जो आपको पढ़ना है वो सौंध माटी की 10 कहानी को ही सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पे कविता को नहीं पढ़ना है। इसलिए आप कविता हो सकता है कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें
कविता भी शामिल है। याद रखेंगे इसमें कहानी और कविता दोनों को शामिल किया गया है। तो यह किताब एक है पूरा सोंध माटी, जिसमें से 10 कहानी और कविता को इसमें शामिल, कहानी और कविताओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि मेला कौन काव्यिक सर्ग है। तो मेला जो है कौन काव्यिक सर्ग है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दामोदर कोराय। दामोदर कोराय यह शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया यह प्रमुख काव्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी से संबंधित एक सर्ग है मेला। ठीक है, अगला सवाल है तोय चालबे बाके कौन काल बतावा। तो यहाँ पे तोय चालबे, यहाँ पे कौन वाक्य का प्रयोग किया गया है, कौन काल का यहाँ पे बताना है कि कौन से काल इसमें से पता चल रहा है। तो इससे जो वो भविष्यत काल यानी तोय चलबे, ये तो पता नहीं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो ये एक भविष्यत काल की बात कर रहे हैं हम, पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो वर्तमान काल में हम कार्य कर रहे हैं उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं उसे भूतकाल कहा जाता है, और जो कार्य हम करने वाले होते हैं उसे भविष्यत काल के रूप में जाना जाता है। तो काल के कई बार भेद पूछे जाते हैं कि काल के कई गो भेद है, तो काल के कुल 3 गो भेद है, काल के कुल 3 गो भेद है। ठीक है, फिर यहाँ पे है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। फिर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कई गो भेद है, तो 3 गो भेद है। भूतकाल के कई गो भेद है, तो 6 भेद है। भविष्य काल के गो भेद है, तो 3 गो भेद है। यहाँ से फिर अंदर से भी सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी आपको याद रखना है। जैसे वर्तमान काल में भी एक होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल, एक होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से 3 वर्तमान काल में भी अलग अलग टाइप होते हैं। अगला सवाल है कि खोरठा एक मौनी फूल किताबिक लेखक लागत। तो खोरठा जो है एक मौनी फूल जो है वो एक मौनी फूल जो है यह जो है एक कविता संग्रह है ना। एक मौनी फूल जो है यह एक कविता संग्रह है। यह किताब के लेखक आपसे पूछा गया कि इसके लेखक कौन है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह लिखा गया एक मौनी फूल है, जिसमें कुल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। कुल इसमें 31 कविताओं को आपको पढ़ना है। तो याद रखेंगे एक मौनी फूल में टोटल 31 कविता है, और यह एक कविता संग्रह है। जिसके लेखक कौन है, तो संतोष कुमार महतो इसका सही आंसर हो जाएगा। सोंध माटी किताबें कहानी हक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कहानी जो वो सोंध माटी किताब से संबंधित है। सोंध माटी में 10 कहानी है। 10 कहानियों में से एक मलकी बहू जो है इसमें जो है ये याद रखेंगे, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा मलकी बहू, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि पानुरी जी कहानी के नाम बतावा। नाम है, तो पानुरी जी कहानी के नाम है। तो पानुरी जी के कहानी के नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सोंध माटी विनोद कुमार का लिखा हुआ है। कुसुमी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कुसुमी जो है यह पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले थोड़ा देर पहले पूछा था कि श्रीनिवास पानुरी जी के लिखल कुसुमी जो है वो कौन सी है। तो यह एक कहानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा करके एक ही सवाल से देख सकते हैं कि 2-2 सवाल बन रहा है। अगर आप एक सवाल अच्छे से ध्यान से पढ़ें तो वही सवाल से 2-3 सवाल आपके बन रहे हैं। माला फूल कर संपादित के करल है। तो माला फूल के संपादित के करल है, तो श्रीनिवास पानुरी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सुकुमार जी के लिखल नाटक है। सुकुमार जी के लिखल नाटक कौन सा है, तो डाह इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्वासल कर्ण जो है यह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख जो है वो नाटक माना जाता है। यह पहली नाटक भी मानी जाती है उनका। आकाशवाणी रांची खोरठा लोकगीत एक मंदरिया कलाकार के लागत। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हीरालाल सोरेन। हीरालाल सोरेन जो वो आकाशवाणी रांची खोरठा लोकगीत एक मंदरिया कलाकार के लागत। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल सोरेन, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भगजोगनी उपन्यास के मुख्य नायिका के नाम बतावा। तो भगजोगनी के उपन्यास के मुख्य नायिका जो है इसका नाम भी जो वो भगजोगनी ही है। भगजोगनी के बाप के नाम बतावा। तो भगजोगनी के बाप के नाम की है। तो यह सवाल कह सकते हैं कि एक ही सेट में रिपीटेड सवाल है। आप देख सकते हैं कि यह सवाल जो वो पहले भी हम देख चुके हैं। तो भगजोगनी के बाप के नाम बतावा, तो इसका सही आंसर होगा कुदरा। जे वर्षा ऋतु में गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। तो जे गीत जो वो वर्षा ऋतु में गावल जाए ओकरा कौन कहल जाए, तो भदरिया गीत ओकरा कहल जाए, ओकरा भदरिया कहल जाए। काहे कि यह सावन भादो के महीने में यह गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु में, उस समय इसी को भदरिया गीत कहा जाता है। बनवो बेटा छुआ कविता के कवि लागत। तो बनवो बेटा छुआ, तो इसका जो वो कवि किसके द्वारा, इसके कवि कौन है, तो ए के झा के द्वारा लिखा गया यह कविता है बनवो बेटा छुआ।
महुआ नामे कहानी केकर लिखल लागे। तो यह भी सवाल जो वो रिपीटेड सवाल है, आप इसको भी हमने पहले बात कर चुके हैं कि वहाँ पे क्या था कि थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था कि दसौंधी राज के लिखल महुआ कौन प्रकार के रचना लागे। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया कि महुआ नामे कहानी लेखल केकर लिखल लागे। तो उसी को हमने बोला कि यह सवाल जो वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। और देखिए एक ही सेट में आपको एक एक सवाल को दो बार रिपीटेड पूछा गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये इस तरह के सेट बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि हर कोई इस तरह के सवाल जो वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे तो इन सभी चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल जो है उसको देख लेते हैं। खोरठा एक गादा गद्य किताबे लेखक के हत। तो खोरठा एक गादा गद्य किताबे लेखक के हत। तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए के झा। दिनमणि जी के बापे का नाम बतावा। दिनेश दिनमणि जी के पिता का नाम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग खोरठा के जितने साहित्यकार हैं सबके पिता और माता का नाम जो वो लगभग आपसे पूछ लिया गया है इस सेट में। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा महेश्वर महतो। महेश्वर महतो जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक में मर्द पात्र कहते हैं। तो डाह नाटक में जो पुरुष पात्र हैं उनकी संख्या आपसे पूछा गया है। इसमें से कुल कितने पात्र जो है वो पुरुष पात्र हैं। तो 12 इसमें पुरुष पात्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। खोरठा पखवारी पत्रकार संपादक के करल हत। तो खोरठा पखवारी पत्रकार संपादक के करल है तो श्रीनिवास पांडुरी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीता करे कर जाही। सीता करे कर जाही अव्यय शब्द बतावा। तो यहाँ पे अव्यय शब्द आपको पूछा गया कि इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है। तो करे कर, सीता करे कर जाही। तो इसका जो वो अव्यय जो है वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। राजजी खोरठा साहित्य सम्मेलन नामक संस्था गठन कहाँ करल है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य जो है वो खोरठा साहित्य सम्मेलन नामक संस्था का गठन जो है वो कहाँ करल है। तो इसका जो वो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कतरासगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा कतरासगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वागत कविता लेखक के है। तो स्वागत जो है वो यह किस कविता के लेखक के है। तो इसका जो वो सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए के झा। ए के झा के द्वारा लिखा गया यह जो वो कविता संग्रह का भाग है, एक कविता है वो है स्वागत। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने कविता संग्रह पढ़ा होगा खोरठा काठे पैदे खंडी। खोरठा काठे पैदे खंडी। तो उसमें आपने खोरठा काठे पैदे खंडी उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है कविता संग्रह है, उसी से संबंधित यह कविता है स्वागत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। खोरठा में बुझावल व पहेली के की कहल जा है। तो खोरठा में बुझावल व पहेली के की कहल जा है, ये आपसे पूछा गया है। जान कहनी या हारा बदिया, सुन कहनी या पहेली, कहावत व हारा बदिया। तो इस तरह से इसका जो वो सही आंसर होगा जान कहनी व हारा बदिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ढीठ कविता के लिखल है। तो ढीठ कविता जो है वो यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुकुमार के द्वारा। सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा गया है ढीठ कविता। हाम के बहुवचन की लागय। तो हाम के बहुवचन क्या हो जाएगा हामिन। हाम के बहुवचन हामिन हो जाएगा। यानी हम का एक अर्थ होता है हम और बहुवचन उसका यानी हम लोग, जिसको हामिन कहते हैं खोरठा में, हिंदी में बोलते तो हम लोग। खोरठा साहित्य 1960 से 1980 के ईस्वी तक के कौन युग कहल गेल है। तो अगर बात करें कि खोरठा साहित्य में यह युग को जो वो पानुरी युग के नाम से जाना जाता है। पानुरी युग के नाम से जाना जाता है 60 से 80 के दशक को। 60 से 80 के दशक को जो यह दशक को जो ईस्वी को क्या कहा जाता है, इस काल को क्या कहा जाता है। तो पानुरी युग के नाम से जाना जाता है। निर्णय गीत कौन मौसम में गावल जा है। तो निर्णय गीत जो है वो यह किस मौसम में गाया जाता है। तो यह गर्मी के मौसम में निर्णय गीत गावल जा है। जबकि भदरिया गीत हमने देखा कि सावन भादों के समय में, यानी जब वर्षा ऋतु होता है उस समय जो वो भदरिया गीत गाया जाता है ना। अगला सवाल है कि कौन जिला खोरठा भाषा नाय बोलल जा है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जिला है जिसमें खोरठा भाषा नाय बोलल जा है। तो इसमें अगर बात करें देवघर, साहिबगंज और दुमका, इन जिलाओं में कहीं ना कहीं जो वो खोरठा भाषा बोला जाता है, जबकि लोहरदगा में खोरठा भाषा नहीं बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। खोरठा भाषा विज्ञान किताब के लेखक है।
अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बोला जाता है, थोड़ा बहुत बोला जाता है, लेकिन एक जो मान्यता है, मान्यता के हिसाब से जो एक मेजोरिटी जहाँ पे होता है उस प्रकार से आपको यहाँ पे ज़्यादातर संख्या में नहीं मिलेगा। खोरठा भाषा विज्ञान किताब के लेखक है, तो खोरठा भाषा विज्ञान जो लिखा है यह लिखा है ए.के. झा के द्वारा। यह भी सवाल जो वो रिपीटेड सवाल है, ये भी सवाल जो वो रिपीटेड है। विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल उपन्यास है, तो विश्वनाथ दसोंधी राज के लिखल उपन्यास है भगजोगनी। भगजोगनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर बी.एन. औदारकर रचनाकर नाम बतावा। तो डॉक्टर बी.एन. औदारकर रचना, इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा रचना जो है वो डॉक्टर बी.एन. औदारकर है, तो इसका सही आंसर है हमें खड़ा हो। हमें खड़ा हो दरअसल बी.एन. औदारकर एक खोरठा निबंध है, खोरठा निबंध संग्रह वो है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध जो है यह लिखा गया है बी.एन. औदार के द्वारा। इसमें टोटल 12 निबंध आपको पढ़ना है। इसमें टोटल कितना 12 निबंध आपको पढ़ना है। उसी में से एक उसका अंतिम निबंध जो है वो है हमें खड़ा हो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 12 निबंध टोटल इसमें से पढ़ना है। या खोरठा निबंध जो बी.एन. औदार की निबंध संग्रह है, निबंध रचना है, उसी से संबंधित है। सोहराय पर्व के आगू घरे घर जाए के कौन गीत गावल जा है, तो सोहराय पर्व के आगू जो है वो घरे घर जाए के कौन गीत गावल जा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा चाँचर गीत इसमें गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, तो चाँचर गीत गाया जाता है। डमकच या खेमटा अगर बात करें तो जब लड़का के घर से जब बारात चला जाता है तो उसके घर में जो रात को जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है डमकच। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि एकाएकी होवा अड़गाहिक सही अर्थ बतावा। यानी एकाएकी होवा, यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से इसका अर्थ क्या होता है। तो एकाएकी होवा इसका अर्थ होगा अलग होना। एकाएकी यानी अलग अलग हो जाओ, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ सही क्या हो जाएगा, तो अलग होना। रूसल पुटुस किताबें संपादन के करल है, तो रूसल पुटुस यह जो वो लिखा गया है वह किसके द्वारा, तो शिवनाथ परमाणिक के द्वारा यह संपादन किया गया है। हेंठ हुलका कर विराम चिन्ह बतावा। तो हेंठ हुलका कर विराम चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा हेंठ हुलका में इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखेंगे हेंठ हुलका, यानी बीच में हम इस प्रकार के यहाँ पे लिखेंगे हेंठ हुलका। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो वो इस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। पानुरी जी की रचना मेघदूत कौन बच्चर छपल है, तो पानुरी जी की रचना मेघदूत कौन बच्चर छपल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1968 में। खूब कहानी कहानीकार बतावा। तो खूब कहानी जो है इसके कहानीकार कौन है, तो विनोद कुमार। यह भी कविता जो है वो सोंध माटी से लिया गया है। कहानी वो है खूब जो है वो कहानी वो किससे लिया गया, तो सोंध माटी कहानी संग्रह से लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार। दिनमणि जी ए मानुष कविता में कौन लोग के डहर देखवे चेष्टा करल है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि ए मानुष जो कविता है इसको लिखा है किसने, तो दिनमणि के द्वारा, दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। इसमें कविता में कौन लोग के डहर देखवे चेष्टा करल है, देहाती लोग के, बोड़ाल लोग के, शहरी लोग के या सामाजिक लोग के। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा सामाजिक लोग के जो वो डहर देखवे चेष्टा करल है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना बच्चर बताना है, तो इसकी स्थापना जो वो कब हुआ था, यह भी सवाल जो वो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड सवाल है, ये भी आपको याद रखना है। 12 मई 1980 को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुआ था। अगला सवाल है कि खोरठा कौन उपन्यास के साहित्यिक नवयुग के रचना मानल है, तो खोरठा कौन उपन्यास के साहित्यिक नवयुग के रचना मानल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भगजोगनी। संज्ञा कई गो भेद है, तो संज्ञा के 5 गो भेद है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जिसको गोंठवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हैं। खटरस कहानी गोच के रचनाकार लागत, तो खटरस कहानी के जो गोच का अर्थ होता है यानी एक से अधिक, जिसको संग्रह हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें कहानी का संग्रह होता है खटरस। तो यह जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। भगजोगनी उपन्यास कौन बच्चर छपल है, तो भगजोगनी उपन्यास जो है यह छपल है 2004 में। 2004 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के प्रकाशन ठाव बतावा, तो दरअसल इसका सही आंसर अगर बात करें तो रांची और रामगढ़, ये दोनों इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और विकास यह बी.एन. औदार जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और यह अलग अलग समय पर इसका जो वो
अलग अलग जगह से प्रकाशन हुआ है, जिसके कारण से ये दोनों इसका सही आंसर होगा। ये भी दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, रांची से भी हुआ है, रामगढ़ से भी हुआ है। अब डिपेंड करता है कि पहला प्रकाशन पूछा गया आपसे या फिर किस प्रकार का प्रकाशन आपसे पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन गीत शीतकालीन मौसम में नाय गावल जा है? तो कौन गीत जो वो शीतकालीन मौसम में नाय गावल जा है? चांचर, घेरा गीत, खेमटा या फिर दोहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा। दोहा जो है वो शीतकालीन मौसम में नहीं गाया जाता है, जबकि चांचर, घेरा गीत और खेमटा ये तीनों जो है वो शीतकालीन मौसम में गाया जाता है। ओते आर तापे कौन कथा कर पात्र लागत? तो ओते आर तापे या जो वो है बामन आर भूत कथा के पात्र लागत। तो याद रखेंगे ओते आर तापे कौन कथा कर पात्र लागत, तो इसका हो जाएगा बामन आर भूत, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दसौंधी राज जी कर केकर दुलार पाए के आपन पढ़ा सुना करते रहला? तो दसौंधी राज जो वो केकर दुलार पाए के आपन पढ़ा सुना करते रहल, तो इसका सही आंसर होगा मायक। आपन मायक दुलार पाए के आपन पढ़ा सुना करते रहला, तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोटा पहिल संस्मरण छपायल बछर है? तो खोटा का पहला संस्मरण जो वो किस वर्ष छपा गया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1988 में पहली बार जो वो खोटा संस्मरण जो वो छपा गया था 1988 में। रैस्का नामक शब्द चित्र रेखा चित्र के लिखल है? तो रैस्का जो है वो लिखा गया, रैस्का जो लिखा गया है वो लिखा गया है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है रैस्का। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि दिनेश दिनमणि जी जन्म स्थान के बतावा? तो दिनेश दिनमणि जी के जन्म स्थान के बताना, यानी जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, तो बाराडी बोकारो इसका याद रखना है। बोकारो में इनका जो है वो जन्म हुआ है, बोकारो इनका जन्म जो है वो बोकारो में हुआ है। अगला सवाल है पद्य भाग के बतावा? इसमें से खोटा पद्य भाग के बतावा, यानी पद्य भाग में क्या पढ़ा जाता है? जैसे गद्य भाग में हमने क्या पढ़ना है, तो कहानी पढ़ना है। पद्य भाग में क्या पढ़ना है, तो हमको कविता पढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गद्य भाग में क्या पढ़ना है, तो कहानी पढ़ना है। पद्य भाग में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कविता। अगला सवाल है बिरसा भगवान प्रबंध काव्य के रचनाकार के लागत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिरसा भगवान प्रबंध काव्य के रचनाकार के लागत, तो इसका सही आंसर होगा धनपत महतो गणपति। धनपत महतो गणपति और गणपति इनका उपनाम है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, धनपत महतो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। भूमि पाठ ज्ञान केकर रचना लागय? भूमि पाठ ज्ञान केकर रचना लागय? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट थोड़ा सा इसमें क्या है कि ऑप्शन इरर है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन इरर है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट मार्क कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि गंगूराम और हाड़ीराम कौन धारा गीत गावा हलत? तो गंगूराम और हाड़ीराम कौन धारा गीत गावा हलत? तो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा रासलीला धारा। रासलीला धारा के गीत जो वो गावा हला गंगूराम और हाड़ीराम। खोटा लोक साहित्य संग्रह के लेखक हत? तो खोटा लोक साहित्य के संग्रह के लेखक जो है वो BN ओदार, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। खोटा उपन्यास सैर सगरठ के लिखल हत? तो खोटा उपन्यास, पहला तो आपको याद रखना है कि सैर सगरठ जो वो क्या है, यह एक उपन्यास है। यह क्या है, एक उपन्यास है, और इसको लिखा है A.K. झा ने। A.K. झा के द्वारा लिखा गया है सैर सगरठ, और यह एक चर्चित जो वो उपन्यास माना जाता है। पुटूस आर परास कविता के लेखक के हत? तो पुटूस और परास के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया यह कविता है पुटूस आर परास। अगला सवाल है कि तेलगरे मुंडे आर तेल? तेलगर मुंडे आर तेल, यानी जिसके पास धन होता है उसी के पास उसी का थोड़ा सा और सम्मान भी होता है, उसी के पास और धन भी आता है, उसी को कहा गया है। यानी जिसके पास खाने का पहले से ऑलरेडी है तो उसी को और खाना मिलता है, लेकिन जो भूखा है उसको खाना नहीं मिलता है, तो उसी को कहा गया कि तेलगरे मुंडे आर तेल, यानी धनी को ही धन, धनी को ही धन, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बामा हाथ कविता कवि के लागत? तो बामा हाथ कविता के कवि जो है इसका सही आंसर होगा शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म जो है वो कब हुआ था? शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म जो है वो कब हुआ था? शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म जो है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो जन्म जो आपको बताना है कि जन्म जो है वो कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था,
ये स्थान आपको बताना है कि झारखंड के किस ज़िले में इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे या किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था और जन्म इनका कब हुआ था। ये 2 चीज़ आपको कम से कम कमेंट करके बताना है। इसके अलावे अगर शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में और भी डिटेल वाइज में अगर आप लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जब भी इन चीज़ों को आप लिखेंगे आप यकीन मानिए उस चीज़ को आप लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि आप लिखें या तो हमें कमेंट की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जब आप लिखेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे और उस चीज़ को लिखेंगे। जब आप लिखेंगे कई तरह की गलती होता है, उस चीज़ को फिर आप सुधार करेंगे, तो वहाँ से क्या है कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपको आगे भी आने वाले समय में यहाँ से बेनिफिट्स हो सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।